हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 10 के मॉडल पेपर सेट 3 को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 को जाना था। इस पेपर में 40 प्रश्न हैं जो 40 नंबर के हैं। इसी आधार पे आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम होंगे। तो आइए प्रश्न 1 को देखते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 14 जुलाई 1789 ईस्वी, 4 जुलाई 1776 ईस्वी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी। इससे पहले कई वीडियो में हमने इस प्रश्न को पढ़ा है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 जुलाई 1789 ईस्वी। प्रश्न 2, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? विकल्प है नेपोलियन, रोसो, डिडरो, लेनिन। अग्रदूत का अर्थ होता है यानी आगे आगे पुकारने वाला राजदूत। फ्रांस की क्रांति में सबसे अहम योगदान वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रोसो की थी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर रोसो होगा। प्रश्न 3, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? विकल्प है 1848 ईस्वी, 1856 ईस्वी, 1860 ईस्वी, 1871 ईस्वी। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर 1871 ईस्वी में बना, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1871। प्रश्न 4, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? विकल्प है रोम, इंग्लैंड, वियना, लंदन। इस प्रश्न का सही उत्तर है वियना। अब प्रश्न 5 को देखते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? विकल्प है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। ये प्रश्न आसान है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यूरोप। प्रश्न 6, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और दूसरे कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। नेहरू जी ने इस किताब में हमारे देश भारत के इतिहास, भारतीय संस्कृति, धर्म विचार और भारतीय राजनीति के बारे में लिखा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 7, यह किसका कथन है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस रंगून के जुबली हॉल में भाषण दे रहे थे तो अपने भाषण में संबोधन के समय ही तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा दिया। रंगून बर्मा की राजधानी हुआ करती थी। बर्मा को अब म्यांमार कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। प्रश्न 8, बंगाल का विभाजन कब हुआ? विकल्प है 1901 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1907 ईस्वी। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया गया। उस समय भारत के तत्काल वायसराय करजन थे। इनके द्वारा ही ये निर्णय लिया गया और भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1905 ईस्वी। प्रश्न 9, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? विकल्प है बिरसा मुंडा, जतरा उरांव, तिलका मांझी, सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह भी कहा जाता है। यह विद्रोह 1955 में हुआ था। यह विद्रोह 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिद्धू और कान्हू। प्रश्न 10, खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? विकल्प है अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, राम प्रसाद बिस्मिल, मोहम्मद शमीम इकबाल और सरफराज इकबाल।
इस प्रश्न का सही उत्तर है मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। प्रश्न 11, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? विकल्प है विकास, संसाधन, पर्यावरण, नियोजन। मैंने चैप्टर के वीडियो में संसाधन को बहुत अच्छे से समझाया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संसाधन, क्योंकि पर्यावरण में जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं अगर हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारे लिए संसाधन होगा। प्रश्न 12, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किन की भूमिका नहीं है? विकल्प है वनों को काटना, अति पशुचारण, खनन, मधुमक्खी पालन। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। जब हम किसी क्षेत्र के वनों को काटते हैं तो उस क्षेत्र में वर्षा के दिनों में पानी का बहाव तेज हो जाता है और भूमि का कटाव अधिक होता है, जिससे भूमि निम्नीकृत हो जाती है। इसी तरह खनन यानी खोदाई करने से जो धूल या डस्ट उड़कर दूसरे भूमि पर पहुंचती है वो उस भूमि को खराब करती है, और खनन करने के बाद जो गड्ढे हो जाते हैं उस गड्ढे को उसी तरह छोड़ दिया जाता है, जिससे उसमें पानी भर जाता है और वहाँ की ज़मीन निम्नीकृत हो जाती है यानी खराब हो जाती है। अधिक पशुचारण से भी भूमि खराब हो जाती है। इन तीनों बातों से भूमि खराब हो जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मधुमक्खी पालन, क्योंकि प्रश्न में नहीं है, पूछा गया है। प्रश्न 13, भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? विकल्प है 27%, 30%, 43%, 87%। हमारे देश भारत के मुख्य भू आकृतियों में पर्वत, पठार और मैदान शामिल किया जाता है। हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग पर पर्वत स्थित है, 27% हिस्से पर पठार और 43% हिस्से पर मैदान है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 43%। प्रश्न 14, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? विकल्प है नवीकरणीय योग, प्रवाह, जैव, अनवीकरणीय योग। फर्स्ट चैप्टर संसाधन में हमने पढ़ा है कि ऐसे संसाधन जिन्हें नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जाता है उसे नवीकरण संसाधन कहते हैं, जैसे पवन और सौर ऊर्जा। और जो संसाधन हमें जीवित वस्तुओं से हासिल होते हैं या इनमें जीवन पाया जाता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन जिनका विकास बहुत लंबे समय में होता है, जैसे धातुएं। लौह अयस्क भी एक प्रकार का धातु है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनवीकरणीय योग। प्रश्न 15, गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? विकल्प है दुर्लभ जातियाँ, सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, लुप्त जातियाँ। IUCN के अनुसार एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख को लुप्त जाति के श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लुप्त जातियाँ। प्रश्न 16, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं? विकल्प है वन्य जीव के आवास का निवास, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल, उपरोक्त सभी। जैव विविधता का अर्थ होता है पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के वनस्पति और प्राणियों की प्रजातियों से है, जो अपने कामों और आकार के आधार पर अलग अलग होते हैं। जैव विविधता मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य और दूसरे जीवधारी एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। इसलिए अगर हम वन्य जीव के आवास को बर्बाद करते हैं या उनका शिकार करते हैं तो जैव विविधता में कमी आएगी। अगर दावानल यानी जंगल में आग लगना, अगर जंगल में आग लग जाती है तो इससे भी जानवरों का आवास बर्बाद हो जाता है और जैव विविधता में कमी आती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा उपरोक्त सभी।
प्रश्न 17, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? विकल्प है मृदा अपरदन रोकने से, वनों की कटाई रोकने से, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, कृषि उत्पादन बढ़ाने से। जब उत्तराखंड के एक क्षेत्र में वनों की कटाई होने लगी तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और एक एक पेड़ से चिपक गए और कहने लगे कि अगर पेड़ को काटना है तो पहले हमें काटना होगा। इसी को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वनों की कटाई रोकने से। प्रश्न 18, जल की कमी के क्या कारण हैं? विकल्प है अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्ग में जल का असमान वितरण, उपरोक्त सभी। अगर हम जल का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे या जल को बिना कारण के बर्बाद करेंगे तो जल की कमी होगी। इसी तरह समाज में रहने वाले बहुत सारे लोग मोटर पंप आदि लगा लेते हैं और जल का दुरुपयोग करते हैं। इससे भी जल का स्तर नीचे चला जाता है और पानी की कमी होने लगती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न 19, टांका क्या होता है? विकल्प है पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक, एक प्रकार का नहर, बंगाल में मछली पालन का तालाब, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में लोग अपने घर के आंगन में भूमिगत टैंक बनाते थे और उसमें छत से वर्षा का पानी पंप के द्वारा जमा करते थे और जब पानी जमा हो जाता था तो इस पानी का उपयोग पीने के लिए करते थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक। प्रश्न 20, सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? विकल्प है 20 करोड़, 20 लाख, 50 करोड़, 5 करोड़। इस प्रश्न का अर्थ यह हुआ कि हमारा देश भारत में 2025 तक जल की बहुत कमी हो जाएगी। इस कारण यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जल की इस कमी से भारत के लगभग 20 करोड़ आबादी को मुसीबत झेलनी पड़ेगी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 20 करोड़। प्रश्न 21, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? विकल्प है किसी व्यक्ति की कुल आय से, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य से, देश के कुल निर्यात से। इस प्रश्न को इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी परिवार में 4 भाई हैं और उन चारों की कुल आय 20,000 है, तो हम इनकी औसत आय निकालने के लिए 20,000 को 4 से भाग करते हैं तो 5,000 रुपये एक भाई यानी एक व्यक्ति का आय हुआ। इसी तरह देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग कर देते हैं तो देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना हो जाएगी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। प्रश्न 22, वह देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा? विकल्प है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, विकासशील। अगर हम डॉलर को भारतीय रुपये में चेंज करें तो 9,04,200 भारतीय रुपये होगा, क्योंकि $1 बराबर 75.05 रुपये होता है। इसलिए अगर $12,056 को 75 से गुना करेंगे तो 9,04,200 रुपये होगा। विकसित देश यानी जिस देश का औद्योगिक विकास दर उच्च हो, जैसे USA, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैंड आदि, ये सब विकसित देश कहलाते हैं। इसलिए अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 9,04,200 रुपये या उससे अधिक प्रति वर्ष आय होती है तो वह देश विकसित देश में शुमार होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकसित। प्रश्न 23, सतत विकास का उद्देश्य है। विकल्प है विकास केवल अपने लिए, विकास केवल दूसरों के लिए,
विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए। विकास केवल आने वाली पीढ़ी के लिए। सतत विकास का अर्थ होता है ऐसा विकास जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है और साथ ही साथ भविष्य की ज़रूरतों को भी अनदेखी ना करता हो, यानी आने वाली पीढ़ी का भी ख्याल रखता है या ध्यान रखता हो। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? विकल्प है पंजाब, बिहार, केरल, उड़ीसा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। हम जानते हैं कि केरल की साक्षरता दर 96.2% है, पंजाब का 76%, बिहार का 63.8% और उड़ीसा का 73.45%। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केरल। प्रश्न 25, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपये है तथा जनसंख्या 5000 है तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन होगा? विकल्प है 25 लाख, 50,000, 2,50,000, 25,000। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। देश की प्रति व्यक्ति आय और देश की जनसंख्या को गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद जो उत्तर आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दीजिए। प्रश्न 26, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? विकल्प है इस क्षेत्र में वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का उत्पादन होता है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, वन तथा डेयरी आते हैं। आप सभी जानते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण कार्य और उद्योग आदि आते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, क्योंकि हम किसी भी सामान को उद्योग में ही बनाते हैं। प्रश्न 27, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग, विकल्प है बेरोजगार हैं, नियोजित हैं लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है, वर्ष के कुछ महीने में बेरोजगार हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें लोग काम करते हैं लेकिन उनकी उत्पादकता शून्य होती है, यानी ऐसे लोगों को काम से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है। प्रश्न 28, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? विकल्प है निवल उपस्थिति अनुपात, निवल अनुपस्थिति अनुपात, साक्षरता दर, सकल उपस्थिति अनुपात। अगर हम 14, 15 या 6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों को जो स्कूल जाते हैं और उसी आयु वर्ग के सभी बच्चों का प्रतिशत निकालते हैं तो उसे निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निवल उपस्थिति अनुपात। प्रश्न 29, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। विकल्प है यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित हैं, यह सरकार की नियंत्रण से बाहर है, यह कम वेतन प्रदान करता है, इस क्षेत्र में नौकरियां नियमित नहीं हैं। संगठित क्षेत्र का अर्थ होता है ऐसा क्षेत्र जहां सरकारी नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है, श्रमिकों की नियमित मासिक वेतन मिलता है और साथ ही साथ नौकरी की सुरक्षा और काम करने के घंटे स्थिर होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, यानी यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। प्रश्न 30, कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? विकल्प है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ।
इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। यह बिल्कुल आसान प्रश्न है, इससे पहले हमने कई बार इसे पढ़ा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तृतीयक। प्रश्न 31, सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल हैं? विकल्प है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सामाजिक समूह, भाषाई समूह, धार्मिक समूह। सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ होता है समांतर वितरण। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका आदि सरकार के ही अंग होते हैं। अगर इनमें सत्ता की क्षैतिज वितरण बना रहता है तो सरकार के कोई भी एक अंग को जितना शक्ति मिली हुई है वह उसी शक्ति के अनुसार काम करता है, जिससे लोकतंत्र बना रहता है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरा अंग इसका आवाज़ उठाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। प्रश्न 32, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? विकल्प है ब्रुसेल्स, लंदन, रोम, पेरिस। यूरोपीय संघ यानी ये एक ऐसा संघ है जो 28 यूरोपीय देशों से मिलकर बना है। इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन 1993 में किया गया था और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्रुसेल्स। प्रश्न 33, सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? विकल्प है श्रीलंका, बेल्जियम, भारत, जर्मनी। सामुदायिक सरकार एक भाषाई सरकार या समाज के लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। बेल्जियम में फ्रेंच, डच और जर्मन भाषा के लोग मिलकर सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बेल्जियम। प्रश्न 34, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है? विकल्प है 40, 20, 39, 59। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 59। प्रश्न 35, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? विकल्प है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, सामाजिक समूह, भाषाई समूह, धार्मिक समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल, सामाजिक आंदोलन। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। प्रश्न 36, इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? विकल्प है पुलिस, व्यापार, कृषि, रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, वाणिज्य, सिंचाई, स्थानीय निकाय, शिक्षा, वन, विवाह। संघ सूची के विषय में विदेशी मामले, रेडियो, टेलीविज़न, शेयर बाजार, रेलवे, रक्षा, बैंकिंग, बीमा आदि शामिल होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग। प्रश्न 37, हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? विकल्प है 10, 20, 30, 40। इस प्रश्न का सही उत्तर है 40%। प्रश्न 38, भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? विकल्प है मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संथाली, क्योंकि संथाली भाषा झारखंड की एक भाषा है। प्रश्न 39, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? विकल्प है 20, 30, 40, 50। सरकार ने महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान और पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान
रखा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 50%। प्रश्न 40, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? विकल्प है 1993, 1995, 1997, 1998। हमारा देश भारत अपने लोकतंत्र को मजबूत करने की नीयत से अपना एक कदम आगे बढ़ाया और 24 अप्रैल 1993 को ज़्यादा समावेशी और सहभागी बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाने का फैसला किया। इस तरह विकेंद्रीकरण शासन का एक नया युग शुरू हुआ, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1993। अब अगले वीडियो में मॉडल पेपर सेट 4 के साथ मिलते हैं। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।